नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी जाति जनगणना के नाम पर हिंदुओं को ही खंडित क्यों करना चाहते हैं। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी ने फिर से लोकसभा में बजट सत्र में 30 जुलाई को कहा कि चाहे जो भी हो जाए जाति जनगणना करके ही रहेंगे वो। और 30 जुलाई को लोकसभा में अनुराग ठाकुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री के साथ भारी बहस के दौर में राहुल गांधी ने फिर से यह बात दोहराई। माजरा यह हुआ कि अनुराग ठाकुर बजट पे अपना सरकार को समर्थन देते हुए भाषण दे रहे थे और उसमें राहुल गांधी के कहे गए हलवा प्रकरण, जाति जनगणना प्रकरण का भी वो जवाब दे रहे थे और तीखा जवाब दे रहे थे। और अनुराग ठाकुर ने तीखा जवाब देते हुए कहा, राहुल गांधी का नाम लिए बिना, कि जिस व्यक्ति का जाति नहीं है वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। और हलवा पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा। उसके बाद राहुल गांधी सदन में खड़े होकर बोले कि चाहे जितनी भी गाली दे लो, हम जनगणना तो करेंगे ही। और अखिलेश यादव भी जब देखे कि जाति की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी के लोकसभा एमपी वो भी खड़े हो गए और उन्होंने बिल्कुल तीखे अंदाज में अनुराग ठाकुर पर सवाल खड़ा किया कि जाति आप कैसे पूछ सकते हो, आप जाति कैसे पूछ सकते हो। और चेयर पर बैठे थे जगदंबिका पाल, उन्होंने बीच बचाव करा और उन्होंने कहा कि जाति की बात नहीं पूछी जाएगी। और यहीं पर आकर मेरा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर राहुल गांधी को जातिगत जनगणना के नाम पर हिंदुओं को क्यों खंडित करना चाहता है। सबसे पहले लोकसभा जाति क्यों पूछते हैं, इस पर तो अखिलेश यादव नाराज हो गए, राहुल गांधी नाराज हो गए। राहुल गांधी से सीधा जाति नहीं पूछा, और यदि पूछा तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि जाति जनगणना आप कराएंगे पूरे देश में, उसका उद्देश्य क्या है। जाति पूछना, जाति पता करना, हिस्सेदारी तय करना, आरक्षण बढ़ाना, तो पूरे देश का अखिलेश यादव जी, राहुल जी अब जाति पूछना चाहते हैं। अपनी जाति बताने में आपको तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, संसदीय भाषा का लग रहा है उल्लंघन हो रहा है, जबकि बिना नाम के कहा गया। लेकिन हम आते हैं अपने सवाल पर कि हिंदुओं को खंडित क्यों करना चाहते हैं। देखिए, आरक्षण का सवाल हो या जातिगत सर्वे का सवाल हो, जनगणना का सवाल हो, 1931 के बाद पूरी तौर पे जातिगत जनगणना भारत में नहीं हुई है। अभी बिहार में थोड़े समय पहले जाति जनगणना की गई, नीतीश कुमार सरकार ने करवाया। कर्नाटक सरकार ने भी 2015 में कराया था
कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धारमैया की, लेकिन आज तक उसको पब्लिक नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि 2011 में जातिगत सेंसस हुआ था, कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन बाद में कहा गया कि उसमें कुछ फॉल्ट है, तरीका सही नहीं है, पब्लिश नहीं किया गया। और अब राहुल गांधी जहां तहां, चाहे चुनावी भाषण हो, चाहे संसद की भाषण हो, वो कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, यानी उनका तर्क है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दो चीज यहां पर हम आपको साझा करना चाहते हैं। एक तो कांग्रेस का इतिहास, खास करके गांधी परिवार का इतिहास आरक्षण के विषय पर, और दूसरा कि राहुल गांधी अपने पूर्वजों के विचार से बिल्कुल उलट क्यों हो रहे हैं, जाति जनगणना क्यों चाहते हैं। तो मैं पहले बताना चाहूंगा आपको, कांग्रेस के पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के विचार आरक्षण पर। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं आपको एक आंकड़ा देने जा रहा हूं। भारत में पहली बार 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था, ध्यान से सुनिएगा, 1953 में, और उसके अध्यक्ष बने थे काका कालेलकर, चेयरमैन थे। वो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। काका कालेलकर ने 1955 में अपना कमीशन का रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया, लेकिन पंडित नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी और भी कई प्रधानमंत्री कांग्रेस के, किसी ने उसको देखा तक नहीं। यानी काका कालेलकर कमेटी रिपोर्ट, बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट, फर्स्ट रिपोर्ट, नेवर इंप्लीमेंटेड। हु वाज प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं दूसरी बात। 1977 में पहली बार भारत में कांग्रेस यानी इंदिरा सरकार की हार होती है, करारी हार होती है देश में, और जनता पार्टी चुनाव जीतती है, और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने मंडल कमीशन यानी सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया, जिसके चेयरमैन बने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, लोकसभा सांसद भी रहे थे 1979 में। और दिसंबर 31, 1980 को बीपी मंडल ने मंडल कमीशन रिपोर्ट इंदिरा गांधी सरकार को सौंप दिया। अब 1980 दिसंबर में प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा जी के बाद कौन बने? 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी, और वो प्रधानमंत्री रहे 1989 तक। वो चुनाव हार गए। तो यानी 1980 से लेकर 89 तक मंडल कमीशन रिपोर्ट के नाम पर कोई चर्चा नहीं। अब वो दोनों कौन थे? एक थे राहुल जी के पिताजी और दूसरे थी दादी जी। अब पंडित नेहरू के बारे में बताया आपको मैंने। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है। उस सरकार की खासियत यह थी, लेफ्ट भी सपोर्ट कर रहा था, बीजेपी भी सपोर्ट कर रहा था, और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जाने लगी तो उन्होंने जाते जाते मंडल कमीशन लागू कर दिया। और जब उस मंडल कमीशन को अगस्त 1990 में
बीपी सिंह ने लागू किया तो पूरे देश में हंगामा तो हुआ ही। हमारे संसद में भी भारी हंगामा हुआ और लोकसभा में राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने लंबा भाषण दिया, सुनिएगा, उस भाषण को उपलब्ध है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ राजीव गांधी का कई बार नोकझोंक हुआ और राजीव गांधी का वन लाइनर यह था कि वो उस रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये रिजर्वेशन हमारे देश और हमारे समाज को नुकसान करेगा। और राजीव गांधी ने 6 सितंबर 1990 को संसद में भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, उन्हीं के शब्द हैं राजीव गांधी के, कि यह बेहद दुखद है कि इस सरकार यानी बीपी सिंह की सरकार की सोच जाति के इर्द गिर्द घूमती है। बीपी सिंह हमारे समाज में दरार पैदा कर रहे हैं। इस देश का लक्ष्य जाति विहीन समाज होना चाहिए और आपको ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए जो देश को जातिग्रस्त समाज की ओर ले जाए। यह था स्वर्गीय राजीव गांधी के वक्तव्य लोकसभा में। और उसके बाद यदि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा आरक्षण को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन ने दिया था उसको सही ठहराया। और यदि उस केस के बारे में आप जानना चाहें, वो केस फेमस है इस नाम से, इंदिरा साहनी जजमेंट ऑन मंडल कमीशन रिपोर्ट। कुल मिला के ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनकी बात मैं बताऊंगा आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के कितने बड़े विरोधी थे। मैं उनके इंटेंट को बिल्कुल सवाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे वो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको हम सब आदर करते हैं, करना चाहिए। लेकिन वो चिट्ठी बहुत लिखते थे, अपने मुख्यमंत्रियों को भी चिट्ठी लिखा करते थे। और उनके चिट्ठी 27 जून 1961 का है। और उस चिट्ठी में वो क्या लिखते हैं वो ध्यान से सुनिएगा आप। पंडित नेहरू के शब्द, जाति या समूह को दिए जाने वाले आरक्षण और विशेषाधिकारों की पुरानी आदत से बाहर निकलने की बात से आगाज किया था। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री की एक बैठक में यह तय किया गया था कि कोई भी मदद आर्थिक आधार पर दी जानी चाहिए, न कि जाति के आधार पर। यह सच है कि हम अनुसूचित जनजाति की मदद के लिए कुछ नियमों और परंपराओं से बंधे हैं। वे मदद के पात्र हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण को नापसंद करता हूं। विशेषकर सर्विसेज में मैं ऐसी किसी भी चीज के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं जो अक्षमता और द्वयम दर्जे के मानकों की ओर ले जाती है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश हर चीज में प्रथम श्रेणी का देश बने। जिस पल हम द्वयम दर्जे को प्रोत्साहित करते हैं, हम खो जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द। अब हमें जानना यह है कि क्या राहुल गांधी अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के इन वक्तव्यों को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज जिस चीज के लिए दूसरे को प्रहार कर रही है, वो प्रहार राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू को भी करना पड़ेगा। यदि राहुल गांधी का वही सोच है, वही विचार है, वही उनका यदि पॉलिटिकल स्टैंड है। तो ये तो हुआ आरक्षण पर, जातिगत आरक्षण पर उनके विचार। अब देखिए, अब राहुल गांधी की परेशानी है क्या? संसद में हुआ कि जाति की बात हुई तो चिढ़ गए अखिलेश जी। सवाल यह हो गया है कि कांग्रेस पार्टी का मैं एक और इतिहास आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी को लगभग 11 राज्यों में सरकार गंवानी पड़ी। लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी को 300 के नीचे सीट मिला, पहली बार ऐसा हुआ। 52, 57, 62 के बाद लगातार तीनों चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें मिली थी पंडित नेहरू के नेतृत्व में। लेकिन 67 में विपक्ष मजबूत था। राम मनोहर लोहिया विपक्ष के बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे। जो आज के जो अखिलेश यादव की पार्टी हो या आरजेडी हो, सब उन्हीं का नाम लेते हैं, लेकिन कहने के लिए। बाकी तो सब परिवार की पार्टी बन गई है। लोहिया जी उसके विरोधी थे। और उसके बाद 1977 में कांग्रेस की करारी हार होती है, पहली बार विपक्ष की सरकार बनती है। लेकिन 77 में सरकार जाती है, लेकिन 1980 में सरकार आ जाती है। यानी 3 साल के अंदर 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। अब देखिए, उसके बाद 1989 में राजीव गांधी फिर चुनाव हारते हैं, कांग्रेस हार जाती है। बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अपने में ही तोड़ मरोड़ कर लेते हैं जनता दल के नेता। और उसके बाद फिर से 2 साल के अंदर ही चुनाव होता है। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। 244 सीटें मिलती है कांग्रेस को, सत्ता नहीं मिलती, मेजोरिटी नहीं मिलता, लेकिन समर्थन से सरकार बनाते हैं। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। 96 में फिर से कांग्रेस हार जाती है। 96 के बाद कांग्रेस 2004 तक, यानी 8 साल सत्ता से बाहर रहती है। और 96 में पहले 13 दिन की सरकार बनती है वाजपेयी जी की, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार। और उसके बाद देवे गौड़ा जी बनते हैं, इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं, और उसके बाद फिर से अटल जी बनते हैं और 2004 तक रहते हैं। यानी कांग्रेस, ध्यान दीजिए, सत्ता से बाहर रही 1996 से 2004 तक, यानी 8 साल। अब फिर से कांग्रेस की, यानी यूपीए की सरकार बनती है। हालांकि ध्यान दीजिएगा, 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता है 138 सीट लोकसभा में, और कांग्रेस को मिलता है 145। सिर्फ 7 सीटों का फासला था। अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, क्योंकि विपक्ष की सारी पार्टियां उन्हें को समर्थन दिया। और फिर उसके बाद 2009 के चुनाव में कांग्रेस फिर से दोबारा जीतती है, यूपीए की सरकार जीतती है, और वो सरकार में रहते हैं। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रहती है। 2014 में कांग्रेस ऐसी हार हारती है कि वो इतिहास बनता है। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिलती हैं, और उसका नेतृत्व राहुल गांधी करते हैं। नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं, और उसका लगातार तीसरा टर्म अभी फिर से नरेंद्र मोदी। संख्या तो घटी है, सरकार उन्हीं की बनी है। बीजेपी की संख्या घटी है, मेजोरिटी एनडीए को मिला है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों का बढ़ोतरी कर पाई, यानी 44 से 52 पर। तो कहने का मतलब, अभी तक कांग्रेस सत्ता से बाहर रही है सिर्फ एक बार
8 साल के लिए, वो 1996 से 2004। अब की बार 10 साल हो गए सत्ता से बाहर, और जो कांग्रेस का जो हाल है, पहले 44, फिर 52 और अब की बार 99, सारे अलायंस को जोड़ के उनका 234 बना और एनडीए का बना 293। उन्होंने पूरा नया नैरेटिव बनाया कि मोदी संविधान को खत्म कर देगा, जातिगत गणना, रिजर्वेशन खत्म कर देगा। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस 99 पर आकर रुक गई और उसका एनडीए अलायंस 234 पर। अब ऐसी स्थिति में, और एक बात और, 2024 लोकसभा चुनाव में भले बीजेपी की सीट 63 सीट कम हुई है, तो 303 से 240, लेकिन वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं कम हुआ है, 1% से कम है। यानी बीजेपी अभी भी तकरीबन 37% वोट पाई है, और कांग्रेस को मिला है कितना? 21%, यानी 16% का फासला है। इसलिए एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा है कि 10 साल सत्ता से बाहर रह गए, कॉन्स्टिट्यूशन और आरक्षण दोनों का नैरेटिव चला के पूरे के पूरे कुनबे को एक साथ लाके फिर भी वो एनडीए को या नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाए, बल्कि उनको यह लगा कि मंडल के नाम पर मंडल कमीशन लागू हुआ, कांग्रेस का ओबीसी वोट खत्म हो गया, बीजेपी आई तो जो हिंदुओं का वोट मिल रहा था वो भी खत्म हो गया। कुल मिला के कांग्रेस को जो मिलता है वो मुस्लिम वोट है। तो सवाल यह है कि वो 20-21% से होगा क्या? सरकार तो नहीं बनेगी। इसीलिए राहुल गांधी अब मान के चल रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होती, जब तक हिंदुओं की जनगणना नहीं होती, हिंदुओं को जब तक खंड खंड नहीं करेंगे, जिसमें कुछ हद तक इस बार वो सफल भी हुए हैं, जिसमें बिहार में तो उतना नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में जो बीजेपी का वोट बैंक था जाति के नाम पर कटा, क्योंकि बीजेपी खुल के जाति की बात नहीं करती, होता उसमें भी है लेकिन करती नहीं, क्योंकि वो दावा करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और अभी भी 37% वोट मिलता है। और निश्चित रूप से बीजेपी को जो वोट मिलता है बहुसंख्यक हिंदू वोट मिलता है। इसलिए राहुल गांधी को यह चिंता सता रही है कि जब तक हिंदुओं के वोट को काटोगे नहीं, तोड़ोगे नहीं, बांटोगे नहीं, क्योंकि इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने रूल किया है इस देश पर मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वोट के साथ। क्यों नहीं कांग्रेस ने एक दलित जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया? इतना प्रेम था तो क्यों नहीं कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया? कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, खुद ओबीसी हैं, और एक ओबीसी नेता के खिलाफ ओबीसी की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, अन्य विपक्षी दल हो। और इसलिए मेरा सवाल है कि आखिर राहुल गांधी जाति जनगणना के नाम पर हिंदुओं को ही खंडित क्यों करना चाहते हैं? उत्तर फिर से एक लाइन में यह है कि 80% हिंदू है
यदि 37% 40% वोट नरेंद्र मोदी को मिलता रहेगा तो राहुल गांधी क्या करेंगे? इसलिए उनको लगता है कि हिंदुओं को बांटो जाति के नाम पर और सत्ता पाओ। हिंदुओं को बांटो और सत्ता पाओ, यानी डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज का गोल्डन रूल था, जिसके नाम पर अंग्रेजों ने शासन किया भारत में, और उसी गोल्डन रूल को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। और राहुल गांधी 1 पॉइंट एजेंडा, जाति जनगणना, विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, आज तक यदि इतना ही ओबीसी दलित से प्रेम था गांधी परिवार को, तो दलित और ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? इसलिए मेरा मानना है कि कोई जाति के भला के लिए ये लोग कर नहीं रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो। मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं। मुलायम सिंह जी कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। उन्होंने जाति के लिए क्या किया? सिवा अपने परिवार, आज उनका बेटा नेता, बहू नेता, भतीजा नेता, भाई नेता। लालू प्रसाद यादव जी को देखिए, क्या किया उन्होंने यादव के लिए। तेजस्वी यादव, बेटा नेता, बेटी नेता, सब नेता। वही है जाति का कल्याण। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे समाज को, भारत के समाज को कांग्रेस पार्टी के छलावे में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको बांटना चाहता है, आपको खंडित करना चाहता है, क्योंकि आप ऐसे नेता के नेतृत्व में आज हैं जिस पर जाति का नाम नहीं चलता। नरेंद्र मोदी, संप्रदाय की बात नहीं होती। कोई भी कानून बनता है तो सबके लिए होता है, सब जात के लिए होता है, लेकिन उस नरेंद्र मोदी ने आज पूरे हिंदू समाज को एक उम्मीद की किरण दिया है कि आप खुल के अपने धर्म की बात कर सकते हैं, अपने पूजा की बात कर सकते हैं, अपने आस्था की बात कर सकते हैं। आप अयोध्या के राम मंदिर बना के जा सकते हैं, बाबा केदार के यहाँ जाकर आप उसको रेनोवेट कर सकते हैं, महाकाल का रेनोवेशन कर सकते हैं, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को रेनोवेट कर सकते हैं। क्या आज तक किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गांधी परिवार के प्रधानमंत्री ने कभी किया? अयोध्या को क्यों नहीं सुलझाया? बाबा विश्वनाथ मंदिर को क्यों नहीं सुंदर सौंदर्यीकरण कराया? महाकाल को क्यों नहीं कराया? बाबा केदार के आश्रम को क्यों नहीं रेनोवेशन कराया? मथुरा के विवाद को क्यों नहीं सुलझाया? नहीं सुलझाएगा, क्योंकि वोट चाहिए, हित नहीं। इसलिए मैं कहूंगा फिर से आखिर में इतना ही कि राहुल गांधी का कोई इंटेंशन नहीं है किसी जाति का कल्याण करने में, अपने परिवार का कल्याण करने में है, अपनी सत्ता के लिए वो कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं राहुल गांधी से भी कहना चाहता हूं एक लाइन कि आप हिंदू समाज को खंडित करने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि भारत बदल गया है। और हिंदू समाज का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ हिंदू, भारत में जो भी रहता है, भारत में जो भी है, सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, उसको ना तोड़िए। उस को तोड़ने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक निवेदन है, अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, आपकी बात सुनते रहेंगे, आप हमारी बात सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।